मैं बोल रहा था ना, तो आज हम लोग है ना थोड़ा ब्लैक बोर्ड का फीलिंग चाहिए था मुझे, इसलिए आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं थोड़ा ब्लैक फॉर्मेट में आ जाऊँ, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट लिखने में मजा आता है। ठीक है, सो आज के दिन के लिए ऐसा करेंगे, इफ यू गाइस गेट कंफर्टेबल वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस फॉर्मेट, यानी कि ब्लैक के अंदर लिखूंगा मैं। ठीक है, मुझे और एक काम करना चाहिए कि मुझे ना क्लासरूम अपने फोन से ज्वाइन कर लेना चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू सी योर मैसेजेस। राइट, कहाँ गया एस वाई बी सी, यस। ओके, एस एन आई हैव जॉइंड नाउ। ओके, नाउ आई कैन सी द चैट बॉक्स, तो आपके जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में मुझे कह सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने जो पढ़ा था वही है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा अलग वेरिएंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके सर, ये आपने फोर्थ लेक्चर है या फिफ्थ लेक्चर है? आई थिंक इट इज माय फिफ्थ लेक्चर, यस इट इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ माइन। ठीक है, दिस इज फिफ्थ लेक्चर। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग प्रूव करें। एवरीबडी ऑफ यू नो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हमें इंटीग्रल यू वी का फॉर्मूला करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे विच विल बी हेल्पफुल टू अस। ओके, सो स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ, देन आई विल सी योर डाउट्स। जो भी रहेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है कि सपोज, यानी कि लेट if capital F and capital G be differentiable on that interval a comma b, and also we define two other function small f as the derivative of capital F and small g as the derivative of capital G, which belongs to this two function, यानी कि ये small f and small g है, वो belong करते हैं टू आर ए कॉमा बी। ये आर ए कॉमा बी का मतलब रीमान इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू शालू जी, लेट आया बट इट्स ओके। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सिर्फ मैं अभी तो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें वो फॉर्मूला प्रूव करना होगा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ कैपिटल जी इज इक्वल टू कैपिटल एफ कैपिटल जी बाउंड है ए से लेके बी माइनस इंटीग्रल ए से लेके बी स्मॉल जी कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला है यू इंटू वी वाला, जो फॉर्मूला होता था ना वही फॉर्मूला, जस्ट इसको थोड़े अलग तरीके से लिखा है बिकॉज इसको प्रूव करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सूरज मिश्रा जी टू ज्वाइन द क्लास। यश जी चले गए, बट विल बी प्रूविंग दिस बाय यूजिंग अवर स्टेटमेंट जो अभी तक हम लोग ने किया। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट है नहीं, ना ही मैं इसको डिफिकल्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सो जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। स्टेटमेंट सिंपल सा है, क्या क्या चीजें हमारे असम्पशन है, कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी आर डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल, एंड वी नो दैट स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी क्या है, तो दे आर नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल जी रिस्पेक्टिव। फिर हमें करना क्या है, तो हमें ये जो फॉर्मूला है u इंटू वी का इंटीग्रल का, वो हमें सिर्फ प्रूव करना। पहले डेटा के अंदर हमें दे दिया गया है कि कैपिटल एफ और कैपिटल जी जो है वो डिफरेंशिएबल है। सो व्हाट आई नो इज एफ एंड जी आर differentiable on the closed interval a comma b. This implies me my this f into g का डेरिवेटिव जो है exist on a comma b, and by u into v के डेरिवेटिव के फॉर्मूला के हिसाब से ये इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, डेरिवेटिव इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। करेक्ट, ये फॉर्मूला सबको पता है, u इंटू वी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। यस और नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जाग रहे हैं सब लोग? ओके ग्रेट। अब देखो प्रूफ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, जो भी हमने बेसिक बेसिक चीजें की ना वही करना है। सो ये स्टेप क्लियर है, तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, आगे हम लोग सिर्फ छोटी छोटी चीजों का यूज करके प्रूव कर देंगे। जैसे कि अब मुझे पता है
कि since my f and g are differentiable, now I will write since my f and g are differentiable on a comma b. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो क्या वो कंटिन्यूअस भी होता है क्या? आर कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी. यस, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को फिर रीमान इंटीग्रेबल भी होना चाहिए. आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी. ये जो मैंने लास्ट वाला इंप्लाइज लिखा ना, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल, ये यूनिट 1 का हिस्सा है, बट इजीली प्रूव कर लोगे आप वहां पे. सो उसके लिए मैं टेंशन नहीं देता हूं अभी आपको, बट अभी याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल. ठीक है, तो मुझे पता है डिफरेंशिएबल का मतलब कि वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएंगे. अगर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका फायदा क्या होगा, मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं. मुझे पता है कैपिटल एफ को एज इट इज लिखता हूं. कैपिटल जी डैश जो है, कैनॉट सी द चेक बॉक्स, वेट, हाँ, कैपिटल जी डैश जो है वो स्मॉल जी था, प्लस कैपिटल जी एज इट इज, एंड कैपिटल एफ डैश जो है वो हमने डिफाइन किया स्मॉल एफ. अब क्वेश्चन के अंदर दे दिया था कि आपका जो स्मॉल एफ और स्मॉल जी है वो दोनों रीमान इंटीग्रेबल, ऑलरेडी दिया था. और अभी अभी मैंने लिखा कि कैपिटल वाले भी रीमान इंटीग्रेबल है. तो उसका मतलब कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो जो फाइनल फंक्शन बनेंगे वो भी रीमान इंटीग्रेबल हो गए. यानी कि मैं इनडायरेक्टली सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कैपिटल एफ इंटू जी एंड कैपिटल जी इंटू स्मॉल एफ आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a कॉमा b. क्यों? बिकॉज अभी अभी मैंने लिखा क्या कि कैपिटल वाले रीमान इंटीग्रेबल है, स्मॉल वाले ऑलरेडी दिए थे क्वेश्चन में, इसीलिए उनके प्रोडक्ट करने के बाद जो फंक्शन बनेंगे वो भी रीमान इंटीग्रेबल होंगे. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट इंटीग्रेबल रूल. जो भी आपका यूनिट 1 का ही हिस्सा है तो उसका भी टेंशन अभी नहीं लेना. ठीक है, तो मैंने क्या किया, रीमान इंटीग्रेबल बताया, फिर मैंने ये कहा कि अगर सभी रीमान इंटीग्रेबल है तो उनके प्रोडक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल हो गए. अब क्या करना है, सिर्फ ये इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ लिमिट 0 a टू b. यानी कि मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रल a से लेके b एफ जी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b एफ जी प्लस इंटीग्रल a से लेके b जी एफ. ठीक है, अब यार ये तो सिंपल सी चीज हो गई. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? ये जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? एनीबॉडी ऑफ यू? यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, चलो मैं पहले ये पूछ लेता हूँ, मुझे इसका इसका मतलब बताओ. ठीक है, इसका डेरिवेटिव dx, इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? जो मैंने अभी येलो में लिखा, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स. करेक्ट. लेकिन अगर सपोज यहाँ पे लिमिट होता तो क्या हो जाता, दिस वुड बी ए से लेके बी. करेक्ट. अभी जो मैंने बाजू में लिखा सबको समझ रहा है ना कि कैसे आ रहा है वो? एक्चुअली एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, उसका इंटीग्रेशन लोगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. राइट, ये समझा सबको येलो में जो लिखा है? बिकॉज वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं डायरेक्ट. डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लोगे तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा. लिमिट है तो लिमिट रखना पड़ेगा b माइनस ए वाला. इज इट ओके? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एक बार देखो फिर बताओ, घाई नहीं अपने को कोई. ओके, एक्सेप्ट सारू सूरज, ग्रेट. सो अब देखो यहां पर भी कुछ वैसा ही है. सो आई जस्ट यूज इट. तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एफ जी फ्रॉम द लिमिट a से लेके b इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके b कैपिटल एफ जी प्लस इंटीग्रल a से लेके b जी स्मॉल एफ. आई थिंक यहाँ पे स्मॉल एफ था, वही मैं सोचू कुछ तो अलग हो रहा है ना. यहाँ पे एक स्मॉल एफ था. ठीक है, इशू हो गया, सॉरी जी. विथ योर आई कम एंड स्मॉल एफ. देयरफॉर हमें जो प्रूव करना था वो चीज एक्चुअल में हो गया विदाउट ट्रबलिंग अस मच. हमें क्या चाहिए, हमें ये एक साइड पे चाहिए तो दूसरे वाले को दूसरी साइड पे लेके जाएगा.
देयरफॉर माय इंटीग्रल a से लेके b स्मॉल f कैपिटल G इज इक्वल टू, इंटीग्रल नहीं लिखना है वो बाद में आएगा माइनस में, सो इट इज एफ जी a से लेके b माइनस, ये प्लस में था वहां गया माइनस, इट इज इंटीग्रल a से लेके b स्मॉल g कैपिटल f। ठीक है, कुछ इशू नहीं है, ये सिंपल सा ही फॉर्मूला। अगर मैं आपको इसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूं जिसमें आप कंफर्टेबल थे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या लिखते थे आप, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड, अगर ये a से लेके b है सो ये a से लेके b होगा, माइनस आप लिखते थे इंटीग्रल a से लेके b u डैश इंटीग्रल v dx, dx नहीं लिखता बिकॉज मैंने वेरिएबल नहीं लिखा। सो यही फॉर्मूला कि दूसरा वर्जन जो हम लोग ने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, यहां पे v की जगह पे क्या है, v की जगह पे है स्मॉल f, आई थिंक यस इट इज स्मॉल f, यस v की जगह पे स्मॉल f है इन दिस, v की जगह पे है स्मॉल f, लेट अस जस्ट वेरीफाई दिस, एंड कैपिटल u की जगह पे है कैपिटल G। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं इस चीज को, तो हमारा थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा हमें, राइट। सो कैपिटल V की जगह पे ये, तो इंटीग्रल a से लेके b इट इज स्मॉल, अच्छा स्मॉल f कैपिटल G इज इक्वल टू u, क्या है u इज नथिंग बट g इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इंटीग्रल a से लेके b ये क्या है v ना, सो इंटीग्रल ऑफ f माइनस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल a से लेके b u का डेरिवेटिव कैपिटल G का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल ऑफ v क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ v यानी कि इंटीग्रल ऑफ f, सो दिस इज सेम एज g, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a से लेके b f, यस व्हाट विल बी दिस, हमें क्या पता था, हमें पता था कि मेरा f इज डिफाइंड एज f का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल a से लेके b f विल बी सेम एज f ऑफ x, लेकिन लिमिट होगा a से लेके, सो ये क्या हो गया, दिस इज f a से लेके b माइनस इंटीग्रल a से लेके b, g डैश तो फंक्शन में ही दिया था तो ये g है, इंटीग्रल ऑफ f इज नथिंग बट कैपिटल F। सो यू कैन सी कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वही चीज है लेकिन अलग तरीके से लिखा गया। इनडायरेक्टली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने u इंटू वी का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग ने प्रूव किया। व्हाट आई डू, मैंने थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ, आई गिव यू फ्यू मिनट्स टू रीड द थिंग्स, रीड इट वंस एंड लेट मी नो, अगर समझा तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो डाउट पूछो, और अगर हो जाता है तो लेट मी नो, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। हर एक स्टेप समझना चाहिए कि क्यों लिखा गया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इज इट ओके जो भी स्क्रीन के ऊपर है अभी, द स्टेटमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ द प्रूफ। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो बताना फिर मुझे। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रूफ। और जो मैंने ऑरेंज में लिखा है एट द एंड, दैट इज नथिंग बट मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन द थिंग दैट वी डिड और हमें ऑलरेडी जो पता था, है ना। तो ऑरेंज वाला पार्ट क्या है, दैट इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन जो आज हमने प्रूव किया, हमारा ऑलरेडी u इंटू v का फॉर्मूला, ये दोनों चीजें सेम है, बस वही बताने की कोशिश थी। read this part, if you feel okay with it let me know in the chat box, अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो कि ये स्टेप डाउट है सर, प्लीज एक्सप्लेन इट।
इज इट ओके जो भी स्क्रीन के ऊपर स्टेप्स है? यस ओके। अर्पित, शालू, व्हाट अबाउट अदर्स? समझा कि नहीं हमने क्या किया, किस तरीके से प्रूव किया? यस ओके ग्रेट। सो दिस इज अबाउट अ u into v rule जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहते हैं. सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट टेक सम पार्ट ऑफ इट. यहाँ से ना ये फॉर्मूला जो है इसको मैं ले लेता हूँ टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो ये हो गया इसका फॉर्मूला as well as the proof of it. What I will do now, I'll just come to the next page. यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगर आज हमें थोड़ा टाइम मिलता है एट द एंड ऑफ द क्लास. अदरवाइज दिस वुड बी एन एक्सरसाइज क्वेश्चन. क्यों एक्सरसाइज होगा? बिकॉज ये 12th के क्वेश्चन है. यू गैस कैन सी इजीली u into v लगाना है यार, ठीक है, बट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला और कुछ नहीं. अगर टाइम मिला तो मैं इसमें से 2 सॉल्व करूंगा, अगर नहीं मिला तो आप लोगों को करना है. अगर आपसे नहीं होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. लेकिन u into v के जो क्वेश्चंस दैट विल बी कंसिडर एज एन होमवर्क फॉर नाउ. ओके ये कैसे करना है? अरे सॉरी हाँ, एक्चुअली आई कैन नॉट सी द चैट बॉक्स इन माय फोन. क्या होगा, लीव इट. ओके नो इशू. अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का. थोड़ा सा एक जनरलाइजेशन है, बहुत ही बढ़िया है इसका प्रूफ भी. इंटरेस्टिंग सा प्रूफ लगा मुझे. हमें पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने किया था उसके अंदर हम लोग ने इस चीज को प्रूव किया था कि इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर आपका फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन हम लोग ने मीन वैल्यू जो थ्योरम पढ़ा था उसके अंदर हम लोग ने ये प्रूव किया था कि देयर एग्जिस्ट सम c inside the open interval a comma b such that your f of c is equal to 1 by b minus a इंटीग्रल a से लेके b f of x dx. ठीक है, तो ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल. आज इसके नीचे आपको जो स्टेटमेंट दिख रहा है ये उसी चीज का जनरलाइजेशन है. जनरलाइजेशन क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें दी है. स्टेटमेंट के अंदर दिया है कि लेट f function from the closed interval a comma b to the real numbers be a continuous function and let small g be a Riemann integrable on the closed interval a comma b such that your f of x is greater than or equal to 0 for all x inside this a comma b. यानी कि जो f है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो हर बार पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है देन देयर विल एग्जिस्ट अ c in this closed interval a comma b such that this will satisfy this condition. कंडीशन क्या है? इंटीग्रल a से लेके b f of x gx dx is equal to f of c इंटीग्रल a b gx dx. अब देखो प्रूव तो कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरा g of x इज इक्वल टू 1 है तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा? कोई मुझे बता सकता है? मैंने क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा g of x इज इक्वल टू 1 है देन ऊपर ये जो मैंने स्टेटमेंट अंडरलाइन किया वो क्या बनेगा? कोई मुझे बता सकता है? उसको सॉल्व करो फिर. अगर g of x इज इक्वल टू 1 है तो फिर क्या मिलेगा आपको? और जो मिलेगा क्या उसको कुछ नाम है? wait, let me just think. It is a to b f of x dx is equal to f of c integral of a b dx. अब ये क्या हो जाएगा? ये तो बताओ मुझे. What is this? ये जो चीज है इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज x पे फिर वो लिमिट रखना पड़ेगा ना. इट इज b माइनस a, राइट? यहाँ पे f of x नहीं है, सॉरी, इट इज c. सो इट इज c. सो इट इज f of c b माइनस a. क्या ऐसा कभी आपने देखा है क्या? अभी जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट अभी जो मैं लिख रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट कभी देखा हुआ है? दिस स्टेटमेंट नहीं यार, ये तो मेरा इज्जत उतार दिया. ये क्या है? ये दोनों सेम ही तो चीज है. देखो थोड़ा ध्यान से.
सिर्फ ए इंटू बी यहां से वहां चला गया सूरज, है ना। स्क्रीन के ऊपर तो जो दोनों टिक मार्क किए मैंने, दोनों चीज सेम है। एफ ऑफ सी इंटू ए माइनस बी है, वो ए माइनस बी सामने लेके जाओ, ऊपर वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा ना, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। इसीलिए अभी जो हम लोग जो थ्योरम कर रहे हैं, इसी को हम लोग जनरलाइजेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसका ही एक पर्टिकुलर केस होता है मीन वैल्यू थ्योरम। कैसा पर्टिकुलर केस? तो जी ऑफ एक्स की जगह पे 1 ले लेना है, तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको जनरलाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन अब हमारा मेन काम होगा इस चीज को प्रूव करना। प्रूफ मैंने ऊपर का नहीं देखा, नो इश्यू अबाउट इट। मैं ज्यादा से ज्यादा इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस प्रूफ को दो केसेस में पहले बनाना से काम इजी हो जाएगा। इरेजर है ना अभी, हाँ। सो आई जस्ट कम ओवर हियर, आई जस्ट कंसीडर केस वन। दो केसेस में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। केस वन, इफ सपोज माई इंटीग्रल a से b gx dx इज इक्वल टू 0। सपोज अगर ये चीज 0 है, उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है ऑल्सो गिवन दैट आपका g ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x इनसाइड a कॉमा b। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट को साथ में मिला के क्या हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि अगर, हाँ अच्छा, डायग्राम से अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया है 0, है ना, ए से लेके बी। ये जो है, ये एरिया जो होता वो होता है 0। उन लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? तो एरिया अंडर द कर्व, साइंड एरिया अंडर द कर्व। साइंड यानी कि ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। यहां पे मैं और एक चीज बोल रहा हूं, बाय द अवर गिवन क्वेश्चन, बाय द स्टेटमेंट, हमें यह भी पता था कि g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उसका मतलब अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें कोई भी चीज नीचे नहीं जा रही है, सभी चीजें ग्राफ में ऊपर ही है। अगर सभी चीज ग्राफ में ऊपर ही है, या फिर इस लाइन के ऊपर हो सकती है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकती है, या फिर लाइन के ऊपर होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि उसका एरिया 0 होगा? अगर सपोज देयर एग्जिस्ट समथिंग, मैं ना येलो कलर से यूज करता हूं, सपोज ये येलो कलर जो है ना, दैट इज नथिंग बट g ऑफ x। सपोज अगर देयर इज समथिंग विच इज अबाउट दिस लाइन, फिर एरिया 0 हो सकता है क्या? यस, आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है, जस्ट चेक एवरीबॉडी। कोई तो एक है जिसका ऑडियो ऑन है। okay, now नहीं, इट कैन नॉट बी, बिकॉज मुझे पता चला कि अगर थोड़ा भी g ऑफ x अगर थोड़ा भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो उसका मतलब कुछ तो एरिया आएगा, कुछ तो नॉन नेगेटिव एरिया आएगा। मतलब कि मुझे पता चला अगर मेरा g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नीचे जाता ही नहीं है, तो उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगा। कौन सा चॉइस बचेगा? कि उसको कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि मेरा g ऑफ x का जो लाइन है वो कंप्लीटली इसके ऊपर ही आएगा, फ्रॉम ए से लेके बी। मेरा g ऑफ x जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही होना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंस area under this is equal to 0 and your g of x is not taking negative value, implies you that your g of x must be equal to 0 for all x inside this। बिकॉज अगर वो 0 नहीं है, सपोज एटलीस्ट कोई तो एक पॉइंट है जहां पे वो 0 नहीं है ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई तो एक ऊपर की तरफ हमें ऐसा कर्व मिलेगा, और वो जो कर्व है, वो कर्व हमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू दे देगा। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा g ऑफ x वो 0 ही होना चाहिए, बिकॉज अगर 0 नहीं होगा तो इश्यू क्या होगा कि हमारा जो आंसर है इंटीग्रल का वो 0 नहीं हो सकता। आई विल गिव फ्यू सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट, आई विल रिपीट द कॉन्सेप्ट अगेन, बिकॉज मुझे पता है कि ये थोड़ा डाउटफुल कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैं इसको वापस से रिपीट करूंगा, लेकिन थिंक अबाउट इट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
सो मैं एक बार वापस से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि देखो मेरे पास सपोज एक फंक्शन है इस तरीके से, ये है मेरा a, ये है मेरा b। तो इसका इंटीग्रल, सपोज दिस इज अ फंक्शन h का इंटीग्रल फ्रॉम a टू b जीरो हो सकता है, बिकॉज यहाँ का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ का जो एरिया है वो नेगेटिव होगा। करेक्ट। तो दोनों को ऐड होके मैं ऐसा ले सकता हूँ कि दोनों एरिया इक्वल हो और पॉजिटिव नेगेटिव बन के आंसर जीरो आ जाए। लेकिन गिवन क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, करेक्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है या फिर वो लाइन के ऊपर हो सकता है, और कहीं नहीं जा सकता, उसके नीचे नहीं जा सकता। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि उसके नीचे का जो एरिया है वो उन्होंने जीरो दे दिया। मतलब कि अगर नीचे के एरिया जीरो है और मुझे ये पता है कि एरिया जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका मतलब नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। मींस द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज नथिंग बट दिस, यानी कि g ऑफ x जो है उसको कंप्लीटली x एक्सिस पे लाई करना पड़ेगा। x एक्सिस पे लाई यानी कि इट्स ओवरलैप दैट x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि g ऑफ x के बाद से एक ही चॉइस है, जीरो ही ले सकता है, बिकॉज अगर उसने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो उसके नीचे का एरिया जो है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। Hence, from this two condition, we implies that my g of x is equal to 0 for all x inside that interval a comma b. Is this implies वाला line justified now to everybody? Let me know in the chat box please, because मुझे doubt लगता है कि ये थोड़ा difficult concept है समझने के लिए। I want everybody to answer this time, because ये concept थोड़ा difficult है। ये पार्ट ही difficult है, बाकी तो सब normal मैथ्स है। यहाँ पे एक अच्छा खासा concept यूज होता है थोड़ा मैथमेटिकल ना, इसीलिए। Please let me know guys in the chat box if you are not getting. I'll try to explain in other way. Sir, repeat it, no issue. So what I said is, पहले तो ये वाले एग्जाम्पल को वापस से देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल यानी कि साइंड एरिया। साइंड एरिया यानी कि उसके अंदर अगर ऊपर आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है, उसके अंदर ऊपर एरिया है तो पॉजिटिव, उसके अंदर अगर नीचे एरिया तो नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। इंटीग्रल, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका आंसर जीरो कब हो सकता है? एक चॉइस है कि आधा एरिया ऊपर हो आधा एरिया नीचे हो, एक तो वो चॉइस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एरिया जीरो हो जाएगा। यानी कि एरिया जीरो होने के लिए दो चॉइस हो सकता है कि आधा एरिया ऊपर होना आधा एरिया नीचे होना, इसलिए आधा प्लस में आधा माइनस में, इसलिए आंसर जीरो आ गया। दूसरा क्या केस हो सकता है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, जिसकी वजह से कोई एरिया ही नहीं बनता है। अब सिंस ये कंडीशन हमें दिया गया है, यानी कि g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल? नयन, सिंस माई g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं है, मैं कह सकता हूं कि आधा एरिया ऊपर आधा एरिया नीचे, ये पॉसिबल नहीं है, मैं कह सकता हूं क्या? नयन आपने कुछ बोला शायद, लेकिन आवाज नहीं आ मुझे, कुछ तो ऑडियो में कुछ तो हुआ लेकिन सुनाई नहीं दिया। नयन है ना क्लासरूम में? नयन जी, नो सर इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक ही चीज पॉसिबल है ना, कि वो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही गिरा हुआ है। उसका मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर गिरा हुआ है उसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू जीरो है, इसीलिए दिस इंप्लाइज g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है ना। तो जब भी रहेगा ना तो मुझे बोलो कि सर नहीं समझ रहा, तो मैं कुछ और ज्यादा सोचूंगा, ठीक है। सो दिस केस इज क्लियर कि हमने क्या किया कि g ऑफ x इक्वल टू जीरो मिला। प्रूव करना बाकी है, अभी भी जो चीज करना था ना वो बाकी है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी नाउ कि g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो क्यों है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, तो ही आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी बोलो। यस, ओके ग्रेट। सो नाउ व्हाट विल डू, आगे बढ़ते हैं। अब इस केस के अंदर मुझे दो चीजें पता चल गई, इंटीग्रल a से लेके b g ऑफ x dx इज इक्वल टू जीरो, और एक चीज मुझे पता चल गई कि मेरा g ऑफ x जीरो है। मुझे व्हाइट कलर से लिखना था इसलिए मैंने पीछे बैकग्राउंड ब्लैक किया था। सो आई जस्ट कम टू द व्हाइट कलर, ओके नाउ। अरे बाबा ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव, हम भूल गए क्या प्रूव करना था। हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, हाँ जनरलाइजेशन, ओके। सो उसके अंदर क्या था
सो अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं. सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड क्या था, इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स. अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स तो क्या है पता नहीं, लेकिन जी ऑफ एक्स जीरो हो चुका है. ये इंटीग्रल क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? सिली क्वेश्चन है, स्टिल आई वांट देखना है कि कुछ आगे रखना. इट इज जीरो. यस, इट इज जीरो. क्यों इतना सोच रहे हो सब लोग? यस, ओके. सिमिलरली आई विल कंसीडर नाउ नाउ सेकंड, यानी कि सामने वाली चीज, फॉर एनी सी, for any c inside a comma b, I will just consider f of c. मुझे पहली पहली बात तो मुझे c ढूंढना था, देयर एग्जिस्ट c था ना. मैं बोलता हूँ चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, c कुछ भी, c कुछ भी ले लेता हूँ इनटू क्या था, इनटू इंटीग्रल a b g of x dx. अब मुझे पता है कि ये जो पार्ट है वो जीरो है, f of c इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो. Therefore, left hand side is equal to right hand side in this case. मैं ऐसा नहीं लिखना चाहिए बिकॉज अभी हम लोग बड़े हो गए. सो आई जस्ट राइट पूरा स्टेटमेंट, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटीग्रल ए से बी जी एक्स डी एक्स. यानी कि हमें पता चला ये केस के अंदर जो गिवन स्टेटमेंट था वो ट्रू है. केस क्या था कि इफ माई, सॉरी कहां गया ये रहा, ओके. केस ये था कि इफ माई इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू जीरो, केस ये था. तो केस टू में जाते हैं आप, ठीक है. ये केस तो सिंपल था एक्चुअली, वो ट्रिवियल केस गिनाता है जो अभी अभी हम लोग ने किया ना, ट्रिवियल सी चीज थी बिकॉज जीरो लिया ना. केस टू इंपॉर्टेंट है. केस टू फॉर इंटीग्रल ए से बी जी एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. ऊपर हम लोग ने जीरो के लिए प्रूव कर दिया, अब हम लोग ये प्रूव करेंगे सर सी हमेशा प्लस बी पॉजिटिव रहेगा. नो 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 डियर, नो नो नॉट नेसेसरी. ए बी अगर नेगेटिव, ए बी के ऊपर डिपेंड करेगा. सिर्फ इतना जरूरी है कि सी जो है वो उन दोनों के बीच में हो सकता है. पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा नहीं पता. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई कंसिडर ए टू बी माइनस टू एंड बी टू बी माइनस वन, तो सी क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा, फिर वो नेगेटिव होगा, है ना. समझे? तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सूरज जी, पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज इट शुड बी बिटवीन ए एंड बी. ओके, ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे एक्चुअल में प्रूव करेंगे हम लोग चीजों को. अब पहले तो एक बार स्टेटमेंट में याद दिला देता हूँ खुद को. स्टेटमेंट क्या था कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल एंड जी इज रीमान इंटीग्रेबल एंड ऑल्सो जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये तीन चीजें मेरे हाथों में है और उसके साथ मुझे खेलना है. ओके, सो व्हाट आई नो इज since f is continuous on the closed interval a comma b, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, देन f इज बाउंडेड, फंक्शन खुद बाउंडेड हो जाता है ऑन दैट इंटरवल, ऑल्सो अटेंड्स इट्स बाउंड. उसका जो बाउंड है वो भी वो अटेंड करता है. बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर और नीचे लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट है. अटेंड करने का मतलब कि वो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी यूज किया था. अगर f इज बाउंडेड उसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore there will exist some small m and capital F पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ नंबर्स लेता हूँ बिकॉज नीचे का बाउंड नेगेटिव होगा ना, तो मुझे पॉजिटिव नहीं, रियल नंबर्स सच दैट मॉड होता है ना तब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसमें नहीं. ओके, सो बाउंड ले गया इसलिए मैं सिर्फ रियल नंबर्स ले रहा हूं. सच दैट ये जो f ऑफ x जो है that will lie between small m and capital M for all x inside this interval, है ना. बाउंडेड है उसका मतलब अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है.
और बाउंड अटेंड करता है, उसका मतलब therefore there will exist 2 points x1 and x2 inside that interval such that अपना बाउंड है यानी कि लोअर बाउंड वो सपोज वो x1 पे अटेंड करता है एंड उसका जो अपर बाउंड है सपोज वो x2 पे अटेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि वो बाउंडेड होगा, उसके बाद ये बोला कि वो अपने बाउंड्स को अटेंड करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग ने ऑलरेडी भी यूज किया था कि क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड एंड इट अटेंड्स दिस बाउंड। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट ठीक है? इज इट ओके नाउ? अब तक ठीक है? सिर्फ मैंने क्या किया, यूज किया कंटिन्यूअस वाला पार्ट और कुछ नहीं किया। आगे बढ़े? यस और नो? यस, ओके। सो अब मैं क्या करता हूं ना, इसके साथ थोड़ा अच्छे से खेलते हैं, हाउ आई कैन प्ले विद दिस। ओके, सो व्हाट आई डू, देयरफॉर माय f of x1 is less than equal to f of x less than equal to f of x2। सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, f स्मॉल m की जगह पे उसका वैल्यू, कैपिटल M की जगह पे मैंने उसका वैल्यू लिखा और कुछ नहीं किया। And now this is true for what? This is true for all x inside that interval. Now we know that since also given कि g of x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x इनसाइड दिस, तो मैं क्या करता हूं, इस g of x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। अभी ऊपर जो इक्वेशन लिखा उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि g of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसीलिए वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अदरवाइज हमें पता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पे हमें पता है कि वो पॉजिटिव नंबर है इसीलिए वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा। यस, ये समझा इनइक्वालिटी, ये रीजन क्यों दिया मैंने यहां पे, बिकॉज वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसीलिए इनइक्वालिटी सेम रहा। अदरवाइज नेगेटिव होता तो फिर वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बन जाता। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट के अंदर ये जो चीज दी थी वो इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो इंपॉर्टेंट है। नाउ नाउ सिंस उन्होंने क्या दिया है कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या होगा कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी। अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया था कि जी बी रीमान इंटीग्रेबल है, देयरफॉर माय एफ इनटू जी इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे अब इंटीग्रेट करना है, ये जो इनइक्वालिटी है अभी वाला इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देयरफॉर अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं एफ ऑफ x1 gx, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम a से लेके b dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेट। ये भी एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि अगर इनइक्वालिटी है तो इंटीग्रेशन डालोगे तो भी सेम इनइक्वालिटी रहेगा, है ना? प्री रिक्वायरमेंट्स में हम लोग ने किया था। gx dx यहां तक ठीक लग रहा है सबको? सर सर से ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों? सर इट इज द सेम एज सैंडविच थ्योरम। नो डियर, सैंडविच थ्योरम थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हीरालाल जी एंड आफरीन जी। व्हाट योर क्वेश्चन है सर, सिर्फ ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों? बिकॉज अगर 0 भी होगा ना तो भी इश्यू नहीं होता है ना? अगर सपोज मेरा फंक्शन, देखो क्या होगा ना कि सपोज माई जी ऑफ एक्स इज 0 एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू हो जाएगा ना। सपोज अगर जी ऑफ एक्स इज 0 देन 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, चलेगा ना? यानी कि 0 होगा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन 0 है तो चल ही रहा है, उसके लिए तो आप भी जस्टिफाइड हो, लेकिन 0 होने पर भी चल रहा है। करेक्ट, ओके। आगे थे, लेकिन अभी जो मैंने लास्ट में जो लिखा यहां तक सबको क्लियर रहेगा? प्लीज कुछ भी डाउट रहेगा तो बताइए। एंड हीरालाल जी आई थिंक आई आंसर्ड यू, ये सैंडविच थ्योरम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल वैसा नहीं आने वाला है। आगे बढ़े हम लोग, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, आई विल टेक 5 मिनट, ज्यादा नहीं है अब। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इफ यू गाइस कैन सी इजीली,
यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स वन क्या है, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ए बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स टू इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स। अब मैंने क्या किया, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला। नाउ सिंस माई जी ऑफ एक्स इंटीग्रल ए से लेके बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, इस केस के अंदर हमने ये अज्यूम किया था कि वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है, ऑल्सो वो जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब वो क्यों है वो आप लोग मुझे बताओगे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन मार्क रख के करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा। मैं क्या करता हूं, वो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स। ओके सॉरी, ओके, इट इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो डिवाइड कर दिया, वो माउस गिर गया ना इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओके, एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, वो वो नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ, अगर जीरो होता तो डिवाइड कैसे करते, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस अलग से लिया है। अब आप ध्यान दोगे तो सपोज मैं इसको है ना वापस से पहले जैसे किया था ना वैसा थोड़ा कुछ कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं थीटा दे देता हूँ ना। Therefore, my f of x1 is less than equal to theta less than equal to f of x2, where theta क्या है, तो बीच वाला, theta is equal to a b f of x gx dx divided by integral a से लेके b gx dx, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि क्यों ग्रेटर देन जीरो, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया मैंने, बिकॉज ग्रेटर देन जीरो से डिवाइड करूंगा तभी इनइक्वालिटी सेव रहेगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, इसलिए वो ग्रेटर देन जीरो मुझे चाहिए। क्यों है वो आप मुझे बता सकते हो लेटर ऑन, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे क्या पता चला कि मेरा एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के बीच में थीटा आता है। ऑल्सो माई एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां पे मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं। सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये जो हो जाएगा इसे हम, ये हो जाएगा f ऑफ x1 और ये हो जाएगा f ऑफ x2। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे कोई तो एक थीटा इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए यहां पर भी तो कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, सपोज वो है c। देयरफॉर देयर विल एग्जिस्ट सम c inside this a and b, between a x1 and x2, between x1 and x2, such that my f of c is equal to theta। इसी को हम लोग कहता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये समझा सबको मैंने क्या लिखा, ये c एग्जिस्ट क्यों करता है, समझा सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, few more minutes, huh? I'm not going to take much, few more minutes, because हो चुका है प्रूफ अब तो, because C तो मिल गया। एक्सेप्ट सालू, व्हाट अबाउट अदर्स, ये जो मैंने C एग्जिस्ट करवाया, क्या वो सबको ठीक लग रहा है? एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एक बार लिख के रखना, सिंपल सी चीज है। अब मुझे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू थीटा है ना, देयरफॉर माय एफ ऑफ सी इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था यार, ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स। अब ये जो बंदा डिवाइड कर रहा है उसको बुरा लग रहा है नीचे बैठ बैठ के, तो हम लोग दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। सो इट इज इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, वो जो नीचे डिवाइड कर रहा था उसको सामने जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स।
ठीक है, इसका मतलब कि जो हमको चाहिए था वो चीज प्रूव हो गया। ठीक है, यही चीज प्रूव करना था ना, आई थिंक। आई थिंक इट वाज द थिंग दैट वी वांटेड टू प्रूव, है ना। तो हम लोग ने क्या प्रूव किया, जनरलाइज वर्जन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं अभी आपको डाउट के लिए ऊपर नहीं रहता हूँ बिकॉज आई नो टाइम इज अप, आपको जाना होगा, मुझे भी जाना होगा।